हेरा फेरी हॉरर स्टोरी अध्याय 1 रहस्यमय टेलीफोन डरावना संस्करण। मुंबई की एक सुनसान गली में खड़ी पुरानी और जर्जर इमारत उस रात किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रही थी। बाहर तूफान आया हुआ था। तेज हवाएं खिड़कियों को हिला रही थी और हर कुछ मिनट में आसमान को चीरती हुई बिजली चमक रही थी। उस इमारत के एक छोटे से कमरे में बाबूराव, राजू और श्याम बैठे हुए थे। उस शाम बाबूराव कबाड़ के बाजार से एक पुराना काला टेलीफोन उठा लाए थे। टेलीफोन को देखते ही ऐसा लगता था जैसे वह कई सालों से किसी अंधेरी जगह में पड़ा सड़ रहा हो। उसके ऊपर जमी धूल से अजीब सी बदबू आ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके डायल पर सूखे हुए लाल धब्बे थे जो खून जैसे दिखाई देते थे। बाबू भैया, इसे बाहर फेंक दो, श्याम ने कहा। इसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बाबूराव ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। रात के 12 बजते ही कमरे का माहौल अचानक बदल गया। हवा एकदम ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि तीनों की सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी ट्रिन 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 वह पुराना टेलीफोन अपने आप बज उठा। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फोन किसी तार से जुड़ा नहीं था, फिर भी उसकी घंटी पूरे कमरे में गूंज रही थी। राजू ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो, कौन है? कुछ क्षण तक केवल खरखराहट सुनाई दी। फिर एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आवाज इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर किसी गहरे कुएं से बोल रहा हो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इसके बाद रिसीवर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वह रोना चीखों में बदल गया, दर्जनों लोगों की चीखें, और फिर अचानक सब शांत हो गया। राजू ने डरकर रिसीवर पटक दिया। उसी समय कमरे की लाइटें तेजी से झपकने लगीं। जलना बुझना, जलना बुझना। फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल बाहर चमकती बिजली की रोशनी ही कमरे में आ रही थी। अचानक श्याम की नजर कमरे के कोने में गई। वहां कोई खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखों की जगह केवल काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उसके मुंह से काले रंग का तरल बह रहा था। श्याम चीख पड़ा, वहां कोई है? बिजली फिर चमकी और इस बार वो बूढ़ा आदमी पहले से थोड़ा और करीब था। उसका सिर अजीब तरीके से टेढ़ा था। वह बिना पलक झपकाए तीनों को घूर रहा था। बाबूराव के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक गलियारे से किसी के घसीटते हुए चलने की आवाज आने लगी। घ्रर घ्रर घ्रर, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। आवाज धीरे धीरे उनके दरवाजे के पास आकर रुक गई। थग थग थग, दरवाजे पर दस्तक हुई। लेकिन जब राजू ने कांपते हुए दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे निशान गलियारे से सीधे उनके कमरे के अंदर आ रहे थे। और सबसे डरावनी बात, निशान कमरे के बीच में आकर अचानक गायब हो गए। उसी पल टेलीफोन फिर बज उठा। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। इस बार रिसीवर अपने आप ऊपर उठ गया और उसमें से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं आ गया हूं। जैसे ही ये शब्द गूंजे, कमरे की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और तीनों ने डर से ऊपर देखा। छत पर 2 चमकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। अध्याय 1 समाप्त। लाल आंखों वाले साए का रहस्य, अंतिम अध्याय। छत पर चमकती हुई लाल आंखों को देखकर बाबूराव, राजू और श्याम के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। कमरे में सन्नाटा था। केवल बाहर गरजते बादलों की आवाज सुनाई दे रही थी। लाल आंखें धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई जीव अंधेरे में रेंग रहा हो। अचानक बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में तीनों ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। छत पर एक बूढ़ा आदमी उल्टा चिपका हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह सड़ा हुआ था। आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी और उसके लंबे काले नाखून छत को खरोंच रहे थे। उसके मुंह से अजीब फुसफुसाहट निकल रही थी। मेरे पैसे, मेरे पैसे। अगले ही पल वह प्राणी छत से गायब हो गया। तीनों डर के मारे कमरे से बाहर भागे। लेकिन गलियारे में पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि पूरी इमारत बदल चुकी थी। दीवारों पर काले धब्बे थे,
खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर तरफ अजीब सन्नाटा फैला था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। तभी पीछे से फोन की घंटी सुनाई दी। ट्रिन, ट्रिन, ट्रिन। वो पुराना टेलीफोन अब भी उनके कमरे में बज रहा था। राजू ने हिम्मत करके कहा, जब तक हम इस रहस्य को नहीं सुलझाएंगे ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीनों वापस कमरे में गए। फोन अब भी बज रहा था। इस बार श्याम ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, तहखाने में आओ। लाइन कट गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तहखाने का रहस्य। इमारत के नीचे एक पुराना तहखाना था जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। भारी लोहे का दरवाजा जंग से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बदबू का तेज झोंका बाहर आया। अंदर अंधेरा था। वे टॉर्च लेकर नीचे उतरने लगे। हर सीढ़ी के साथ वातावरण और डरावना होता जा रहा था। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। उनमें एक ही खबर बार बार दिखाई दे रही थी, व्यापारी मोहनलाल रहस्यमय तरीके से लापता, लाखों रुपए का खजाना गायब। श्याम ने एक अखबार उठाया। खबर लगभग 40 साल पुरानी थी। मोहनलाल नाम का एक व्यापारी इसी इमारत में रहता था। कहा जाता था कि उसने बड़ी रकम छिपा रखी थी, लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गया। लोगों ने समझा कि वह शहर छोड़कर चला गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। तभी तहखाने के कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। तीनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां मिट्टी का एक बड़ा ढेर था। राजू ने फावड़ा उठाकर मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक खुलते ही उनके होश उड़ गए। अंदर सोने के सिक्के, पुराने नोट और कुछ दस्तावेज रखे थे, लेकिन उसी के नीचे एक मानव कंकाल भी पड़ा था। अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उनके सामने वही लाल आंखों वाला बूढ़ा प्रकट हो गया। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह मोहनलाल था, उसकी आत्मा। आत्मा ने भारी आवाज में कहा, मेरे अपने साझेदारों ने लालच में मेरी हत्या कर दी थी। उन्होंने मुझे यहीं दफना दिया और मेरा खजाना छिपा दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज दुख और गुस्से से भरी हुई थी। बाबूराव ने कांपते हुए पूछा, हम क्या करें? आत्मा बोली, मेरे अवशेषों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करो और इस धन का उपयोग अच्छे कामों में करो। इतना कहकर वह धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन जाते जाते उसकी लाल आंखें सामान्य हो गईं। पहली बार उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी। अंत। अगले दिन बाबूराव, राजू और श्याम ने पुलिस को सूचना दी। पुराने रिकॉर्ड की जांच हुई और मोहनलाल की कहानी सच साबित हुई। उसके अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया। खजाने का बड़ा हिस्सा कानूनी प्रक्रिया के बाद सामाजिक कार्यों और जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगाया गया। उस रात पहली बार इमारत में शांति थी। न कोई फुसफुसाहट, न कोई लाल आंखें, न कोई रहस्यमय दस्तक। लेकिन रात के ठीक 12 बजे वह पुराना टेलीफोन आखिरी बार बजा। ट्रेन। राजू ने डरते डरते रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से केवल एक शांत आवाज आई, धन्यवाद, और फिर लाइन हमेशा के लिए कट गई। टेलीफोन की घंटी फिर कभी नहीं बजी। मोहनलाल की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। समाप्त।